हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस। इसके पहले हम देख चुके हैं एब्जॉर्प्शन का पार्ट और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देख चुके हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में हम बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं। सो बायोअवेलेबिलिटी क्या है? सो बायोअवेलेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? तो इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब क्या हुआ? जिस भी रूट से हमने ड्रग दिया, मान लीजिए ओरल से दिया, तो उसका कितना फ्रैक्शन अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। अब ओरल से दिया तो ज़रूरी नहीं कि 100% पहुंचेगा। एब्जॉर्प्शन में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाए, हो सकता है और दूसरे फैक्टर्स हों। हम लोग सारे फैक्टर्स देखेंगे। इतना याद रखना है कि वो फ्रैक्शन, इट इज़ अ फ्रैक्शन जिसमें जो डिटरमाइन करता है कि अनचेंज फॉर्म में कितना ड्रग पहुंचा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब जनरली मोटा मोटी देखेंगे तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन और सेकंड इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। एब्जॉर्प्शन अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। अगर 100 मिलीग्राम ड्रग दिए और उसमें 20 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब हुई तो ऑब्वियसली कम फ्रैक्शन पहुंचा। अगर किसी ड्रग की 90 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गई तो ज़्यादा हो गई। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा हुआ, यानी पहले ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन के पहले ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ड्रग का एक कंसिडरेबल पार्ट मेटाबोलाइज हो जा रहा है, तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अधिक हुआ तो अगेन बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। तो हम लोग एक शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कम हुआ या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अधिक हुआ तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन रखा है ड्रग का, और एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है। तो ये जो रेड से आप देख रहे हैं ये आईवी रूट से ड्रग दी गई है, सेम ड्रग, और ये जो ग्रीन से देख रहे हैं दिस इज थ्रू ओरल रूट। तो हम कंपेयर कर रहे हैं। जनरली जैसे आप आईवी दे रहे हैं, स्लो आईवी दे रहे हैं, तो तेजी से कंसंट्रेशन राइज होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कई बार ये ग्राफ और स्टीप होगा, कई बार यहीं से शुरू होगा अगर फास्ट आईवी दे रहे हैं तो और अगर आप ओरल दे रहे हैं तो ये ग्राफ धीरे धीरे राइज होगा और धीरे धीरे फॉल होगा। तो टी मैक्स और सी मैक्स समझ लेंगे क्या होता है। सी मैक्स इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच। तो अगर हमने आईवी रूट से दिया तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच विल बी दिस। वही ओरल रूट के लिए सी मैक्स होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच इज दिस। ठीक, टी मैक्स क्या हुआ? वो टाइम जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचा हुआ है, वो टाइम जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचा हुआ है। नाउ एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है जैसे ओरल के लिए ये अंदर द कर्व एरिया है, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिखाता है, कितना एक्सटेंट में ड्रग एब्जॉर्ब हुई, कितना एक्सटेंट में ड्रग एब्जॉर्ब हुई। ठीक, और ये जो टी मैक्स है ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितनी तेजी से एब्जॉर्ब हो रहा है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचने में जितना कम टाइम लगेगा उतना ही तेजी से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, चलिए, सो बायोअवेलेबिलिटी फॉर आईवी रूट इज 100%। सिंपल है, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही दे रहे हैं, तो 100% ड्रग्स जितनी भी दी हम वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। तो बायोअवेलेबिलिटी हमेशा याद रखें कि इकलौता रूट है आईवी जिसकी 100% होगी। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमने मान लीजिए एक ड्रग को कैलकुलेट किया, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एरिया अंडर द कर्व ओरल रूट से कुछ आता है और आईवी रूट से कुछ और आता है, तो हम एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल रूट डिवाइडेड बाई एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी रूट होल इनटू 100% के फॉर्म में बायोअवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो कंपेयरिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी रूट एंड दैट रूट फॉर विच वी वांट टू कैलकुलेट। अभी हम लोग आगे उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। बायोअवेलेबिलिटी एक और तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, अगर हम कंपेयर कर लें एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, तो 3 ड्रग्स हम देख रहे हैं। इनफैक्ट एक ही ड्रग के 3 फॉर्मुलेशंस हैं।
हाँ, उनकी हम बायोअवेलेबिलिटी देख रहे हैं और क्या इफेक्ट मिल रहा है तेजी से एब्जॉर्प्शन होने का, स्लोली एब्जॉर्प्शन होने का और कम एब्जॉर्प्शन होने का। चलिए, तो ए है, बी है और सी है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी इज सेम। ये दोनों तकरीबन सेम है, बट आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है। मतलब इतना कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम में होना चाहिए ताकि जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट आप चाहते हैं वो मिले। तो ए के केस में तो देख रहे हैं कि ये थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के ऊपर जा रहा है, यानी इसमें थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा। लेकिन बी के केस में जिसकी बायोअवेलेबिलिटी तो सेम हो सकती है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी तो सेम हो सकती है क्योंकि ए से और उसका ए और बी के अंडर का एरिया सेम है, बट इसका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन नहीं पहुंच पा रहा है। और वहीं सी का देख रहे हैं तो सी के तो अंडर एरिया अंडर द कर्व ही बहुत कम है, इसका एब्जॉर्प्शन ही बहुत कम हो रहा है, तो ये बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी और साथ में इसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको और डिकोड करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ बी आपने देख लिया, बट बी मे नॉट प्रोड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट्स एज नेवर रीचेस द थेरेपेटिक कंसंट्रेशन। और सी जो है वो एब्जॉर्ब भी कम अमाउंट में हो रहा है, तो लेसर बायोअवेलेबिलिटी। अभी हमने जैसे बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, सेम फॉर्मूला यहीं लिखा हुआ है। परसेंटेज बायोअवेलेबिलिटी इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट रूट, जिस पर्टिकुलर रूट के लिए चाहते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी रूट होल इनटू 100। परसेंटेज में आपकी बायोअवेलेबिलिटी मेंशन होगी। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम दो तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप जो कंफर्टेबल होगा आप उस तरीके से याद रख लें। ठीक है, पहला तरीका है फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर लें। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जिस भी तरीके से दवा बनाई गई है, जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जो भी दवा बनाई गई है उसके प्रकार, उसके कंपाउंडिंग, उसकी मिक्सिंग, उसके सॉल्ट्स, इन सब फैक्टर्स को लेके जो भी बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट आएगा वो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हुए। फार्माकोलॉजिकल मतलब जो बॉडी, जिस बॉडी में दी गई है उस बॉडी में के क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। तो फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं, इसका एक कोड भी बनाया है हाई पीएचसी करके। तो पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, एक्सिसिपिएंट्स एंड एडजुवेंट्स एंड आयनाइजेशन। तो ये फार्मास्यूटिकल्स में 6 पॉइंट्स में बनाया गया है। अब पार्टिकल साइज अगर छोटा पार्टिकल साइज होगा तो ऑब्वियसली उसका डिसोल्यूशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा। ठीक, तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, सॉल्ट फॉर्म, अब बहुत सारी ड्रग आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट में आती है, एक सॉल्ट फॉर्म में आती है। तो कई ड्रग की जो सॉल्ट फॉर्म है उनका एब्जॉर्प्शन उस पेरेंट ड्रग से बेटर होता है। फॉर एग्जांपल फिनाइटोइन सोडियम, आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा फिनाइटोइन सोडियम। तो फिनाइटोइन सोडियम की बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू फ्री फॉर्म ऑफ फिनाइटोइन। ठीक, तो सॉल्ट फॉर्म पे डिपेंड करेंगे कि कैसे सॉल्ट फॉर्म डिटरमाइन करता है। दूसरा है क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म बेसिकली। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि एमॉर्फस क्लोराम्फेनिकोल का बेटर डिसोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन क्लोराम्फेनिकोल। एमॉर्फस आप जानते हैं, क्रिस्टलाइन टर्म जानते हैं, ये पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं तो इस पर डिस्कस नहीं करना है, बट इसका एक एग्जाम्पल है कि एमॉर्फस क्लोराम्फेनिकोल का बेटर रिजोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अभी वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या हुआ, कई ड्रग्स क्या होती है ना, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद हाइड्रेट्स बना लेती हैं और उसके वजह से उनके एब्जॉर्प्शन में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकता है। एक्सिसिपिएंट्स एंड एडजुवेंट्स क्या होते हैं, जनरली ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पार्ट ऑफ दैट ड्रग दैट मेडिसिन हो जाते हैं,
जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको एज अ व्हीकल यूज़ करने के लिए, उसको टैबलेट फॉर्म या कैप्सूल पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए मल्टीपल पर्पसेज से यूज़ किए जाते हैं। तो इन पे भी डिपेंड करेगा बायोअवेलेबिलिटी। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एक्सिसिपिएंट्स के साथ बायोअवेलेबिलिटी बेटर होती हो किसी ड्रग की और दूसरे एक्सिसिपिएंट्स के साथ बायोअवेलेबिलिटी कम होती हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन हम लोग ने पहले देख लिया था, पीएच का इफेक्ट क्या होता है। तो अनआयनाइज फॉर्म की ड्रग जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। तो हमेशा याद रखेंगे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन सेम मीडियम में अच्छे से होता है, मेम्ब्रेन क्रॉस सेम मीडियम में अच्छे से करेगी। मतलब अगर एसिडिक ड्रग होगी तो एसिडिक मीडियम में मेम्ब्रेन क्रॉस अच्छे से करेगी, वो अनआयनाइज फॉर्म में होगी और उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ये पहले हम लोग देख चुके हैं हम पिछले क्लास लेक्चर्स में, तो इसको डिटेल नहीं करना है। नाउ फार्माकोलॉजिकल पार्ट। नाउ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड गैस्ट्रिक मोटेलिटी। अगेन हम लोग पिछली बार देख चुके हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अगर तेज होगी तो यानी स्टमक से तुरंत ड्यूडेनम में आपको पहुंचा रहे हैं, तो बहुत जल्दी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होना है। तो यूजुअली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अगर तेज होगी तो यूजुअली ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। कुछ कंडीशंस जैसे फास्टिंग हो गई, एंजाइटी हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म, इन सबों में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यूजुअली अधिकतर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाता है। वहीं फैट रिच डाइट में, हाइपोथायरॉयडिज्म में और दूसरी कंडीशंस में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ आते हैं, नेक्स्ट इज जीआई डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस। अब ये क्या करती हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन कई बार क्या होते हैं, कुछ मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का इशू होता है जिसकी वजह से आपके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते हैं। कुछ मैलअब्जॉर्प्शन जैसे आप लोग ने सुना होगा अल्सरेटिव क्लोराइटिस, क्रोहन्स डिजीज। तो ये सारी जो जीआई सिस्टम की डिजीजेस हैं ये इफ़ेक्ट करेंगे आपके एब्जॉर्प्शन पे और इन टर्न बायोअवेलेबिलिटी पे। नेक्स्ट इज फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। अब ये फूड और अदर सब्सटेंसेज जनरली इसको फेड और नॉन फेड पार्ट में भी हम लोग कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, तो इसको आप समझेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जनरली एम्प्टी स्टमक में बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्टी स्टमक में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़ेगी। यूजुअली एक्सटेंट सेम रहता है, रेट इंक्रीजेज, एक्सटेंट सेम रहता है, एक्सटेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी तकरीबन सेम रहती है, लेकिन कुछ ड्रग्स में रेट और एक्सटेंट दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक, कुछ ड्रग्स के साथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, अगर इनको मिल्क के साथ देते तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो यहाँ ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो यहाँ पे फूड इनके एब्जॉर्प्शन रोक लेता है। आप इसके साथ देखते होंगे कि आयरन की टैबलेट्स जो होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, उसको हम लोग विटामिन सी के साथ देना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी उसको फेरस फॉर्म में रखता है और फेरस फॉर्म इज मोर एब्जॉर्बेबल एज कंपेयर टू फेरिक फॉर्म। ठीक, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि फूड जनरली एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है, लेकिन कुछ ड्रग्स में एक्सेप्शंस इनकी हमेशा हैं। जैसे एंटी फंगल्स बेसिकली जो हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, उसको अगर फैटी फूड के साथ दिया जाए, कुछ एंटी फंगल ड्रग्स को फैटी फूड के साथ दिया जाए तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वहीं हमने अभी विटामिन सी और आयरन का एग्जांपल दिया, यहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा फेरस फॉर्म में, लेकिन यूजुअली फूड हिंडर करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो फूड देख लिया, अदर सब्सटेंसेस में और डिफरेंट अलग जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो सारे सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक, फर्स्ट पास इफेक्ट पिछले क्लास में डील कर चुके हैं, नो नीड टू डिस्कस। अदर ड्रग्स, कई बार क्या होता है, दो ड्रग्स एक साथ देते हैं तो इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, वो एक ड्रग दूसरे का मेटाबॉलिज्म इन्हेंस कर देती है, फर्स्ट पास इफेक्ट बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी ड्रग इंटरैक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, जब आगे क्लासेस में देखेंगे तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस बात करेंगे।
नेक्स्ट इज फार्माकोजेनेटिक इफेक्ट्स। अब फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? फार्माकोजेनेटिक्स आपके पर्टिकुलर जीन्स पे डिपेंड करेगी। फार्माकोजेनेटिक्स और जीनोमिक्स हम आगे बात करेंगे। ये क्या होता है कि आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करेगा, ये भी डिटरमाइन करेगा। इसकी वजह से रेशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक रेस में किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है। एक पर्टिकुलर एरिया जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो यूजुअली ये फार्माकोजेनेटिक्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स होता है कि किस रेस के लिए या किस एरिया के लिए, किस पर्टिकुलर ड्रग के लिए एब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा। आगे हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कई बार क्या होता है, बॉडी का सर्कुलेटरी स्टेट शॉक में है, तो उस समय सर्कुलेशन उतना एम्पल नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सिरकैडियन रिदम्स होते हैं सुबह शाम में। सुबह में जनरली यूजुअली माना जाता है कि कई ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। उसके बाद माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन इनहिबिशन आगे हम लोग देखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मिसलेनियस में आप देख सकते हैं। तो अगेन इसका एक निमोनिक है दोनों का। फार्मास्यूटिकल का निमोनिक है हाई पीएचसी, तो हाई एच वाटर ऑफ हाइड्रेशन, फॉर हाइड्रेशन से एच, ए से एडजुवेंट, आई से आयनाइजेशन, पी से पार्टिकल साइज, एस से सॉल्ट फॉर्म, सी से क्रिस्टलाइन फॉर्म। और वहीं फार्माकोलॉजिकल के लिए है तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग का फर्स्ट ईडियम, देन फूड एंड जेनेटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट से हम देख लेते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ईडीएम का बेसिकली आप गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डी से डिजीज, एम से बेसिकली मिसलेनियस, देन फूड से फूड, और जी से जेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, और डी से ड्रग्स, अदर ड्रग्स। ठीक है, इसी को एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर वो मुश्किल लग रहा है तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज आपने देख लिया। ड्रग का फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में है, एसआर, ईआर, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, इंस्टेंट रिलीज, जैसा भी है। रेसिपिएंट कंडीशन फेड एंड फास्टेड, भूखा है या फिर रेसिपिएंट पूरी तरह से खाना खाया है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट अगेन डिस्कस कर चुके हैं। सर्कैडियन रिदम्स डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग्स एंड फूड। ट्रांसपोर्टर्स, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टर्स कई बार क्या होते हैं, कुछ इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, जैसे ये ड्रग एब्जॉर्ब हुई, वो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर ने उस एब्जॉर्ब ड्रग को वापस भेज दिया, बाहर भेज दिया। तो ये ट्रांसपोर्टर्स एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं। जीआई ट्रैक्ट हेल्थ हमने देख लिया है। एंजाइम इंडक्शन इनहिबिशन हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिविजुअल वेरिएशंस, फार्माकोजेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, डिजीज स्टेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंजाइम इंडक्शन इनहिबिशन, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। ठीक, तो ये था आपका बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी का यूज़ हम देखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले इनका आता है बायो इक्विवेलेंस के फॉर्म में यूज़। सो कई बार मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे कि एक ड्रग मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर एक ही मैन्युफैक्चरर जो होगा मल्टीपल फॉर्म ऑफ मल्टीपल बैचेस प्रोड्यूस करता है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये सब की बायो अवेलेबिलिटी बराबर है? तो वहाँ पे हम बायो इक्विवेलेंस टर्म यूज़ करते हैं। सो द ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड डिफरेंट बैचेस एज वेल। सेम मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट बैचेस या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के बैचेस को अगर उनकी बायोअवेलेबिलिटी कंपेरेबल होगी, कंपेरेबल मतलब अगर उनके बीच का डिफरेंस 20% या उससे कम होगा, ठीक है, 20% से कम होगा, तब हम मानेंगे कि वो बायो इक्विवेलेंट है। उनकी बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस 20% से कम होगा, तब हम मानेंगे कि वो बायो इक्विवेलेंट है। याद रखना है, ये सेम ड्रग होनी चाहिए, सेम डोज और सेम डोजेस फॉर्म। ऐसा नहीं कर सकते, करना है कि आपको दूसरे डोजेस फॉर्म आपने ले लिया उससे बायो इक्विवेलेंस नहीं कर सकते, नहीं। तो कई जगह आपको ये 20% के बजाय 25% भी मिलेगा, बट यूजुअली ये 20% माना जाता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बायोअवेलेबिलिटी में बता दूं, यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि बायोअवेलेबिलिटी में फ्री फॉर्म लिया जाता है कि बाउंड फॉर्म, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं कुछ पार्ट ऑफ ड्रग जैसे ही एब्जॉर्प्शन में पहुंचते हैं।
तो याद रखिए बायोअवेलेबिलिटी में दोनों ही फॉर्म माने जाते हैं। फ्री फॉर्म अवेलेबल होता है यूज़ के लिए, बट दोनों ही फॉर्म बायोअवेलेबिलिटी कंटेंट बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फ्री और बाउंड दोनों ही फॉर्म, बाउंड मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, मतलब सर्कुलेशन के अंदर है, तो ये दोनों ही फॉर्म को लिया जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज बायोअवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस खत्म करते हैं। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल बी अगेन बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो थैंक यू फॉर टुडे।